Hello student, welcome you all. In previous classes, we have studied about some basic concept of physics, fundamental conservation law and fundamental forces in nature. Today in this class, we will discuss about physical quantities, measurement and units. First of all, we will define फिज़िकल क्वांटिटीज़. तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे. तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट कैन बी क्वांटिफाइड और द मेजर्ड. किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज. जैसे सपोज कर लो, आप कहीं बैठे हुए हो और आपके सामने कोई स्टोन रखा हुआ है, बड़ा सा कोई पत्थर रखा हुआ, तो आप उसमें क्या क्या मेज़र कर सकते हो. एक तो ये कि उसका मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है. तो ये सब पैरामीटर जो है हम मेज़र कर सके. तो यही पैरामीटर जिनका हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटी. तो जैसे हमने मास मेज़र किया, तो मास एक फिज़िकल क्वांटिटी. हमने उसका वॉल्यूम मेज़र किया, तो वॉल्यूम एक फिज़िकल क्वांटिटी है. हमने उसका टेम्परेचर मेज़र किया, तो टेम्परेचर एक फिज़िकल क्वांटिटी है. हमने डेंसिटी मेज़र किया, तो डेंसिटी एक फिज़िकल क्वांटिटी है. मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई व्हीकल जो है आपके सामने से मूवमेंट करता हुआ जा रहा, तो उस ऑब्जेक्ट को देख के अगर तुम अब ऑब्जर्वेशन लेनी होगी, मेज़र करना होगा, क्वांटिफाई करना होगा, उसकी स्टडी करनी होगी, तो क्या क्या मेज़र कर सकते हो आप? पहली बात ये मेज़र करोगे कि वो किस स्पीड से जा रहा. तो अब बोलोगे 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, जो भी. तो आपने एक अमाउंट बताया स्पीड का, इसका मेजरमेंट किया, उसकी क्वांटिटी बताई कि स्पीड की क्वांटिटी कितनी, तो इसे भी हम फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं. तो स्पीड भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है. हमने देखा कि वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो कितनी देर तक के लिए मोशन में था, कितनी देर के लिए मूवमेंट कर रहा था, वो टाइम कितना है. तो हमने टाइम का मेजरमेंट किया वॉच की हेल्प से, तो टाइम भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है. हमने देखा कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या डी एक्सेलरेट हो रही है, उसके एक्सेलरेशन का रेट मेजर किया हमने, उसके वेलोसिटी में चेंज होने का रेट मेजर किया हमने ये भी पता लगाया कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, उसको क्वांटिफाई किया, उसको मेजर किया. तो ये भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है. तो एक्सेलरेशन भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है. तो फिज़िकल क्वांटिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिनका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, जिनको मेज़र करके किसी न किसी मेथड की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. वी कैन डिफाइन फिज़िकल क्वांटिटी in another term as physical quantities are those quantity in terms of which law of physics can be described and explained. फिज़िकल क्वांटिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनके टर्म में हम लॉ ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल, जैसे आप न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते हो, तो न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला लिखा F = ma मास इंटू एक्सेलरेशन. तो न्यूटन सेकेंड लॉ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के टर्म में. तो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन ये फिज़िकल क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी जिनके टर्म में हम लॉ ऑफ फिज़िक्स को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज. चाहे कोई सा भी लॉ हो, या फिर हम फिज़िकल क्वांटिटी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, उस मेजरमेंट को हम रिप्रेजेंट कर पाएँ
कैलकुलेट कर पाए उसका अमाउंट कितना है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, एनर्जी है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखा है, मास, लेंथ और टाइम। हालांकि इन्हें डिफ़ाइन करना काफ़ी टफ टास्क है, बट फिर भी हम इन्हें डिफ़ाइन कर रहे हैं। मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी के अंदर कुल कितना मैटर है, इसी को हम बोलते हैं मास। लेंथ, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच की सेपरेशन जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथ। जैसे मान लो टेबल है, तो टेबल की लेंथ का मतलब क्या हो गया? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की सेपरेशन, डिस्टेंस कितनी है, एक एंड से दूसरे एंड की डिस्टेंस कितनी है। टाइम क्या है? इट इज़ द ड्यूरेशन बिटवीन 2 इवेंट्स। सनराइज से लेके सनसेट के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसको हम बोलेंगे टाइम। हल्की धूप से तेज़ धूप होने तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसको भी हम बोलेंगे टाइम। मैं अभी चेयर पे बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद घूमने लगूँ, जाके क्लास के एंड में खड़ा हो जाऊँ, तो ये 2 इवेंट है। पहले मैं बैठा हुआ था, फिर बाद में जाके क्लास के बैक में खड़ा हो गया। तो इन दोनों इवेंट के बीच में का जो ड्यूरेशन है, उसी ड्यूरेशन को बोला जाता है टाइम। तो कोई भी 2 इवेंट हो, इवेंट कितना छोटा है या कितना बड़ा है, ये मैटर नहीं करता। छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। तो 2 इवेंट का बीच का जो गैप है, ड्यूरेशन है, उसी को हम बोलते हैं टाइम। We can categorize physical quantities into 2 categories. First one is fundamental physical quantity and the second one is derived physical quantity. Fundamental or the basic physical quantities are those physical quantities which are independent on any other physical quantity, while derived physical quantities are those physical quantities which are dependent on any other physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम क्लासिफाई करें, इसे कैटेगराइज करें, तो इसकी 2 कैटेगरी हो सकती हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और जो दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव का मतलब होता है किसी से बना हुआ, तो ये किसी और पर डिपेंडेंट है, किसी और से बना हुआ है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो बिल्कुल ही बेसिक हैं और ये किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि लेंथ, तो मैं बोलूँ कि टेबल की लेंथ कितनी है, तो टेबल की लेंथ जो है किसी भी फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। टेबल का मास कितना है, तो ये भी किसी और पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम, टेम्परेचर, तो ये सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो बिल्कुल ही बेसिक हैं, जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड आई वांट टू कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी और द स्पीड, अगर कोई बॉडी जो है मोशन में है और मैं उसकी स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे उसके थ्रू कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड हुआ और टाइम, ये दोनों पैरामीटर पता होना चाहिए। मतलब बॉडी कितना लेंथ कवर किया, कितनी दूर गई और कितने टाइम तक के लिए मोशन किया, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंडेंट हो गई, तो इसलिए वेलोसिटी को हम बोलेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव का मतलब है किसी से बना है, तो वेलोसिटी बन रही है डिस्प्लेसमेंट और टाइम से, तो इसलिए वेलोसिटी जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, कोई बॉडी जो मोशन कर रही है, मैं उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ,
तो मुझे पता होना चाहिए कि बॉडी की वेलोसिटी अभी कितनी है और t सेकंड बाद कितनी है। तो फिर वेलोसिटी में चेंज फाइंड करूँगा मैं और फिर उसे टाइम से डिवाइड करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूँगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम से बना हुआ है, तो एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो फोर्स भी मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से बना है, तो इसीलिए ये भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती हैं इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे लेंथ की यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट मीटर फंडामेंटल यूनिट है। वेलोसिटी की यूनिट, जैसे वेलोसिटी की बात करें, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करें अगर हम और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये डिराइव्ड यूनिट है। एक्सेलरेशन की यूनिट ये भी किसी और से बना हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये डिराइव्ड यूनिट है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो बिल्कुल ही बेसिक होती हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होती, और इनकी यूनिट को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो किसी और पर डिपेंडेंट होती हैं, और इनकी यूनिट को बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन of a physical quantity with a constant standard is called measurement। तो अभी हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है जिसके टर्म में, या फिर हम उसका मेजरमेंट कर पाते हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। तो अब डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, ये एक तरीके का कंपैरिजन है ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद ए कांस्टेंट स्टैंडर्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं किसी कांस्टेंट स्टैंडर्ड से, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेजरमेंट। और जो भी कांस्टेंट स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, उस कांस्टेंट स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट्स। पहले वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे हम लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं। दो बच्चे हैं तो इनकी लेंथ को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड स्केल है, एक मीटर स्केल लगा हुआ है वॉल पे, और मीटर स्केल के लेंथ को बच्चों के लेंथ से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट में क्या बताया अभी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन का प्रोसेस है जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है किसी कांस्टेंट स्टैंडर्ड से। तो जो मीटर स्केल है हमारा वो कांस्टेंट स्टैंडर्ड है, और बच्चों के लेंथ जो हम मेज़र कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ का मेज़रमेंट कर रहे हैं जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, और किसी कांस्टेंट स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेज़रमेंट। जो मेज़रमेंट है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तो उस मेज़रमेंट को समझने में प्रॉब्लम होगी। इसके बारे में डिटेल में हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में गिवन है कि एक पर्सन है और एक ट्री है, इन दोनों की लेंथ को हम कंपेयर कर रहे हैं, बट हमें एग्जैक्टली यहाँ पे ये नहीं पता चल पाएगा कि जो ट्री है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, या जो पर्सन है उसकी हाइट कितनी है। हमें ये तो पता चल जाएगा कि किसकी हाइट ज़्यादा है। डायग्राम में देखने से ही क्लियरली हमें दिख रहा है कि ट्री की हाइट ज़्यादा है और उस पर्सन की हाइट जो है कम है। लेकिन यही मान लो यहाँ पे आप ही खड़े हो और आपकी हाइट है ये, और किसी ट्री से आप कंपेयर कर रहे हो। किसी ने आपसे फ़ोन पे पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप ये अगर बोलो कि मेरे घर में एक पेड़ है और उससे बाहर कहीं भी एक पेड़ है, तो उसके कंपेरेबली जो मेरी हाइट है वो छोटी है, तो वो समझ नहीं पाएगा एग्जैक्टली कि आपकी हाइट कितनी है।
यही मेज़रमेंट अगर हम स्केल से कर रहे होते तो वो स्टैंडर्डाइज होता और उसको हर कोई समझ पाता। तो इसके बारे में अभी आगे चल के और डिस्कस करते हैं। थर्ड डायग्राम में हम मास का मेज़रमेंट कर रहे हैं। किसी भी शॉप पे जाओ, आपको शुगर लेना हो, राइस लेना हो, तो शॉपकीपर के पास एक पेन होता है, एक ऐसा तराजू होता है, उस पर एक साइड में एक स्टैंडर्ड वेट रखता है, स्टैंडर्ड मास रखता है, जिस पे 1 kg 2 kg 500 ग्राम ऐसा कुछ लिखा होता है, और दूसरे पेन पे वो सामान रखता जाता है। दोनों साइड के पेन को कंपेयर करता है और फिर ये देखता है कि कब ये इक्वल हो गए। तो दोनों साइड के पेन को कंपैरिजन करने का मतलब वो मास को कंपेयर करके देखता है कि पॉइंटर ठीक बीच में कब आ रहा, दोनों ग्राउंड लेवल से, दोनों पेन ग्राउंड लेवल से कब सेम हाइट पे आ रहे हैं, या जो पॉइंटर जो है वो ठीक बीच में कब आ रहा। तो यहाँ पे हम मास का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लो आप राइस खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, तो राइस के मास को कंपेयर किया जा रहा है किसी कांस्टेंट स्टैंडर्ड से। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करते क्यों हैं? बिकॉज उस फिजिकल क्वांटिटी को हमें क्वांटिफाई करना है, हमें उसका अमाउंट पता करना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी के कांस्टेंट स्टैंडर्ड से कंपेयर होने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं मेजरमेंट। और जिस भी कांस्टेंट स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया जाता है उस कांस्टेंट स्टैंडर्ड को बोला जाता है यूनिट। जैसे फर्स्ट डायग्राम में हम लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं मीटर स्केल से, तो मीटर एक यूनिट हो गई। थर्ड डायग्राम में हम मास का मेजरमेंट कर रहे हैं, मास का कंपैरिजन कर रहे हैं, और सपोज करो हम किलोग्राम से कंपेयर कर रहे हैं, तो किलोग्राम भी एक यूनिट हो गई। Now we will discuss how a measurement is represented or how a physical quantity can be quantified। कैसे किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिफाई होती है, कैसे उसके अमाउंट का हम पता लगाते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अमाउंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो पर्टिकुलर उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट असाइन कर दी जाती है और इस यूनिट के टर्म में ही लिखा जाता है। जैसे कि हमें लिखना है राइस, तो जैसे शॉप पे जाओगे आप और राइस लिया आपने 5 kg 10 kg जो भी है, मान लो 5 kg राइस लिया आपने, तो 5 जो है ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो kg है वो यूनिट है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें अमाउंट लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि न्यूमेरिक वैल्यू की 1 2 3 4 5 1/2 1/3 इस टाइप की कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, और साथ ही साथ उसमें यूनिट भी मल्टीप्लाई हो, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। दोनों का होना ज़रूरी है। अब जैसे मान लो शॉप पे गए और आपने न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बोली, तो शॉपकीपर को समझ में नहीं आएगा। आपने बोला भैया राइस दे दो, तो उसने पूछेगा कितना दे दो। तो अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बोलते, बोलो केजी दे दो, तो केजी कितना केजी, तो जब तक आप न्यूमेरिक वैल्यू का यूज़ नहीं करोगे उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कम्प्लीटली समझ नहीं सकते, ना हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक से। यूनिट की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। शॉप पे गए, आपने पूछा भैया 5 राइस दे दो, 5 राइस का क्या मतलब हुआ, सेंसलेस बात है। लेकिन यही बात अगर आप बोलो कि 5 kg राइस दे दो, तो उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको कितना राइस चाहिए, और फिर वो उसको मेज़रमेंट करके दे देगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसका हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड, उसका अमाउंट रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट के साथ।
दोनों की इम्पोर्टेंस है, न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए और यूनिट भी होना चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लियरली समझ नहीं पाएंगे कि वो कितनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लो लिखना है हमें ड्यूरेशन, टाइम। तो टाइम का मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें यूनिट भी लिखा होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखी होनी चाहिए। अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बोलूँ तो सेंसलेस बात है। मैं बोलूँ कि डेज, कि 5 डेज़ के लिए मान लो मैं बाहर गया और मैं डे बोल ही नहीं रहा हूँ, नंबर ऑफ़ डेज बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, तो फिर कितने दिन के लिए बाहर गया मैं ये कैसे क्वांटिफाई कर पाऊँगा। मैं बोल रहा हूँ डेज़ के लिए बाहर गया, तो ये तो सेंसलेस बात हो गई। लेकिन मैं यही बोल लूँ कि 5 डेज़, 10 डेज, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ मैंने यूनिट भी बोल दिया तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं कितने दिन के लिए बाहर गया था। यूनिट कोई भी होना ज़रूरी है और न्यूमेरिक वैल्यू जो भी वैल्यू आए मेजर करके वो भी होना ज़रूरी है। टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं, हो सकता है हम सेकंड में ही मेजरमेंट कर रहे हो सकता है आवर में कर रहे हो, या हो सकता है ईयर में कर रहे हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल में है कि जैसे लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहाँ भी न्यूमेरिक वैल्यू और हाई यूनिट ये दोनों ही होने ज़रूरी है। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है 182 मीटर है, तो अगर मैं बोलूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो 182 है, तो 182 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट, किलोमीटर, जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सी यूनिट है तब तक एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है। तो फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम उसे क्वांटिफाई करते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। और जब तक ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, एक साथ नहीं लिखी जाएंगी, तब तक हम उस फिजिकल क्वांटिटी को सही ढंग से क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम उसे समझ नहीं सकते, नहीं हम किसी को समझा पाएंगे, नहीं हम किसी को बता पाएंगे कि वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो है कितनी है। अब कहीं भी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू अगर बढ़ेगी तो यूनिट जो होगी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और यूनिट अगर बढ़ेगी, बड़ी यूनिट यूज करोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक वैल्यू अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यू के, तो एन न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यू यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एन इंटू यू जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। और एन और यू अगर कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि N1 U1 इक्वल्स N2 U2, जहाँ पे N1 और N2 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है यूनिट सिस्टम 1 में, U1 और U2 है यूनिट सिस्टम 1 और यूनिट सिस्टम 2। तो N1 U1 इक्वल्स N2 U2 का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल 0.005 किलोमीटर इक्वल्स 5 मीटर इक्वल्स 500 सेंटीमीटर इक्वल्स 5000 मिलीमीटर। ये हर एक वैल्यू जो है, ये जो लेंथ लिखी हुई है 0.005 किलोमीटर हो, चाहे 5 मीटर हो, चाहे 500 सेंटीमीटर हो, चाहे 5000 मिलीमीटर हो, इसमें हर एक का जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सब सेम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे 5 मीटर बोल लो, चाहे 500 सेंटीमीटर बोल लो, दोनों का मतलब सेम होता है। बट एक बात ध्यान दो, किलोमीटर यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर जो है यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट के साथ सबसे बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू है 5000 लिखा हुआ है, और सबसे बड़ी यूनिट मतलब किलोमीटर के साथ सबसे छोटी न्यूमेरिक वैल्यू है 0.005। मतलब जैसे जैसे आप यूनिट छोटा करते जाओगे न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती जाएगी। 0.005 किलोमीटर, यूनिट छोटा किया, मीटर लिखा तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ गई, 0.005 के बजाय 5 मीटर हो गया। यूनिट और छोटा किया, 5 मीटर को हमने 500 सेंटीमीटर लिख दिया, तो
तो फिर कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। और एक और बात यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रही है कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ रही है तो यूनिट जो है कम हो रही है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन है, जो उसका क्वांटिफिकेशन है, वो किया जाता है हमेशा ही न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के टर्म में। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई मेजरमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइजिंग। वो हम ये डिस्कस करेंगे जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्डाइज क्यों होना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है हमें। फॉर पर्पज ऑफ यूजफुल कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट पीपल द मेजरमेंट शुड बी डन विद स्टैंडर्ड यूनिट acceptable to all. It is essential that all people should agree on a standard unit so that we can say 100 kilometers, 10 kilogram or 10 hours. Others will also understand what we meant by them. तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्डाइज क्यों होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मेजरमेंट जो है स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज होने का मतलब ये होता है कि जो मेजरमेंट है उसको हर कोई समझ सके, हर कोई जान सके उसे। अब जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि 10 kg मास, तो 10 kg मास अगर बोलोगे पूरी दुनिया में कहीं भी जाके किसी भी कंट्री में, तो सबको पता है कि 10 kg मास कितना होता। मान लो मुझे कहीं से शुगर ख़रीदना है तो मैं 10 kg को ऑर्डर किया किसी कंट्री से, या 100 kg के ऑर्डर किया। अगर हर कंट्री में kg अलग अलग होता तो जो सप्लाई होता वो अमाउंट कुछ और होता, और जो रिसीव होता वो अमाउंट कुछ और होता। लेकिन अगर यूनिट जो होगी वो स्टैंडर्डाइज होगी, हर कोई एक ही यूनिट माने कि किलोग्राम जो है वो इतने ही अमाउंट के मास को हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। तो फिर 10 kg बोलें, 20 kg बोलें, किसी भी कंट्री में जाके हर एक के लिए सबका एक ही मतलब है। अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ कि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी वैल्यू बोलूँ, तो हर किसी पर्सन को, हर लोगों को ये क्लियरली समझ में आ जाए कि 2, 4, 5 या 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हर जगह एक ही यूनिट सिस्टम होगा, मतलब जो यूनिट है वो स्टैंडर्डाइज होगा। ऐसा हर एक फिजिकल क्वांटिटी के केस में होगा, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, जो भी वैल्यू, तो हर एक केस में होगा ऐसा। तो इसीलिए जो यूनिट होनी चाहिए, ये जो हमारा मेजरमेंट होना चाहिए, और मेजरमेंट करने के लिए जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। अब जैसे मान लो कि कोई मेडिसिन है और किसी और कंट्री में बनती है। मेडिसिन जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करती है बॉडी का। अब उस मेडिसिन के बारे में ये लिखा हुआ है कि अगर बॉडी टेम्परेचर जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम उस मेडिसिन को लेंगे और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है लो हो जाएगा, 37 पे आ जाएगा। कोई दूसरी कंट्री जो उस मेडिसिन को नहीं बनाता बट उसको कंज्यूम करता है, अगर उसके यहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट करने की कोई और यूनिट हो, या सेंटीग्रेड ही हो बट वो अलग टाइप का स्केल हो, अलग अलग वैल्यू हो, स्टैंडर्डाइजेशन ना हो, एक जैसा यूनिट सिस्टम ना हो, वहाँ पे एक जैसा मेजरमेंट ना हो, तो हो सकता है कि जो कंट्री उस मेडिसिन को इंपोर्ट कर रहा उसके यहाँ 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है
जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके कंपेरेबली ज़्यादा हो या कम हो, तो फिर ऐसी मेडिसिन अगर हम कंज्यूम कर लेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए जो यूनिट है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, जो मेज़रमेंट है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं किसी एक कंट्री में, और वो एक्सपेरिमेंट या वो खोज जो है दूसरे कंट्री तक भी ट्रांसफ़र होती है, तो जहाँ पे भी वो ट्रांसफ़र हुई वहाँ पे भी उस एक्सपेरिमेंट को या उस इन्वेंशन को लोग तभी समझ पाएंगे या तभी उसका यूज़ कर पाएंगे, जैसे मेडिसिन के ही केस में बताया, जब दोनों जगह मेज़रमेंट जो है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, और हर कंट्री में एक जैसे मेज़रमेंट के होने को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज होना। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो जो आपकी स्टडी टेबल है, मैं आपसे पूछूं कि आप जिस स्टडी टेबल पे पढ़ते हो उसकी डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे कि सर जो मेरा हाथ है, जो मेरे फिंगर्स हैं, तो एक फिंगर से दूसरे फिंगर के बीच की जो डिस्टेंस है इसके 10 टाइम्स जो है टेबल की लेंथ है और 8 टाइम्स जो है टेबल की विड्थ है। तो हो सकता है आपका हाथ बड़ा हो सकता है मेरा हाथ बड़ा हो। मैं पहुंचूँ ये मेज़रमेंट करने तो मेरे से हो सकता है कि जो लेंथ है वो 6 टाइम आ जाए और जो विड्थ है वो 4 टाइम्स आ जाए, या हो सकता है कि जो लेंथ है वो 12 टाइम्स आ जाए और जो विड्थ है वो 9 टाइम्स आ जाए। तो जो आप टेबल का डायमेंशन बता रहे हो कि 10 टाइम्स लेंथ और 8 टाइम्स उसके विड्थ, इसको सब नहीं समझ सकते, और कई लोग अलग अलग लोग जब उस टेबल का मेज़रमेंट करेंगे, उसके डायमेंशन का मेज़रमेंट करेंगे अपने अपने हाथ से, तो हर एक के लिए टेबल की लेंथ डिफरेंट आएगी, सेम नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ ही नहीं। अब कोई कहेगा कि नहीं मेरा मेज़रमेंट सही है, दूसरा पर्सन कहेगा मेरा मेज़रमेंट सही है, तीसरा पर्सन कहेगा मेरा मेज़रमेंट सही है। जिसने मेज़र किया केवल वही समझ सकता है कि ये लेंथ कितनी है। दूसरा आप किसी और को बताओ तो उसे समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में लेंथ कितनी है। लेकिन दूसरी डायग्राम में देखो, अगर मेज़रमेंट को हम स्टैंडर्डाइज कर दें, अगर हम एक रूलर यूज करें, एक मीटर स्केल यूज करें, इंची टेप यूज करें, और उससे हम टेबल के साइज़ का पता लगाएं, तो सपोज़ कर लो कि टेबल की जो लेंथ आई वो 1 मीटर आई और जो उसकी विड्थ आई वो 0.8 मीटर आई। तो पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपकी स्टडी टेबल है उसका डायमेंशन क्या है, और आप बताते हो कि 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मीटर, तो हर कोई समझ जाएगा कि ये जो डायमेंशन है ये कितना है, क्योंकि जो मीटर है वो स्टैंडर्डाइज यूनिट है। तो आपका जो मेज़रमेंट हुआ वो स्टैंडर्डाइज हुआ, हर कोई इसे समझ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसीलिए मेज़रमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। टेबल का डायमेंशन तो आप पेन से भी मेजर कर सकते हो कि पेन की लेंथ के 10 टाइम्स है या पेन की लेंथ के 15 टाइम्स है, बट जो आपके पास पेन है हो सकता है किसी और के पास दूसरा पेन हो, उससे छोटा हो या उससे बड़ा हो। तो दूसरा पर्सन जिसको आप ये डायमेंशन बताओगे अपनी टेबल का, वो क्लियरली ये नहीं समझ पाएगा कि जो आपकी स्टडी टेबल है उसका डायमेंशन कितना है। लेकिन यही आप मीटर में बताते हो उसे कि 1 मीटर और 0.8 मीटर ये उसकी डायमेंशन है, तो इस डायमेंशन को हर कोई समझ जाएगा। हर पर्सन के लिए पूरी दुनिया में 1 मीटर की लेंथ फिक्स होती है, सेम होती है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरीके से अगर हम मेज़रमेंट करेंगे तो ये स्टैंडर्डाइज होगा और हर कोई समझ सकता है। तो इसीलिए हमें मेज़रमेंट की स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। टिल नाउ वी हैव लर्न व्हाट इज़ मेज़रमेंट, हाउ मेज़रमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड
and why measurement should be standardized. Now we will discuss what is the need of measurement. मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों है हमें, क्यों मेजरमेंट करते हैं. तो मेजरमेंट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन साइंस. Without the ability to measure, it is very difficult for scientists to conduct scientific experiment and to make theories. Without measurement, we cannot understand anything in science. तो मेजरमेंट जो है क्यों करते हैं साइंस में. मेजरमेंट जो है बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साइंस का, और इसके बिना हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते. और जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते तो हम कोई लॉ या कोई थ्योरी नहीं दे सकते, नहीं हम कुछ चीज़ें समझ सकते हैं. तो ये मेजरमेंट की नीड है. अब इसे सपोज कर लो कि आप एक लॉ पढ़े हो 10th क्लास में, ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है कि V प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है. तो इस एक्सपेरिमेंट को जब हमने परफॉर्म किया तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू का मेजरमेंट किया. तो अगर वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट ही नहीं किया होता हमने, तो फिर तो हम लॉ ही नहीं दे पाते, हम रिलेशन ही नहीं इस्टेब्लिश कर पाते. कोई भी लॉ, कोई भी फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो हम उसका अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली मेजरमेंट होना ही चाहिए. बिना मेजरमेंट के हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, नहीं हम कोई लॉ रिप्रेजेंट कर सकते. तो ये तो मेजरमेंट का यूज है साइंस के फील्ड में. बट ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट केवल साइंस के फील्ड में ही अप्लीकेबल है और केवल वहीं पे ज़रूरत है. मेजरमेंट जो है हमारे लाइफ का हर एक स्टेप पे इन्वॉल्व है और हर जगह ज़रूरत है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे आपने. जैसे इस सामने फिगर में देखो आप, फर्स्ट डायग्राम, आप कपड़े पहने हो तो उस कपड़े को सिलवाने के लिए टेलर के पास जाओगे तो टेलर जो होगा वो एक आपका आउटफिट जो होगा वो मेजर करेगा और उसके अकॉर्डिंग कपड़े सिल देगा. सपोज कर लो ऐसा कोई मेजरमेंट होता ही नहीं, लेंथ विथ कुछ मेजर ही नहीं करता. कितनी बड़ी शर्ट, कितनी बड़ी पैंट, कितनी छोटी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कोई मेजरमेंट ही नहीं करता. तो जो भी कपड़े वो सिल के देगा या तो छोटे हो जाते या तो बड़े हो जाते. हो सकता है प्रॉपर फिट के भी आ जाए, लेकिन जब मेजरमेंट करोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी लेंथ रखें, कितनी विड्थ रखें. सेकेंड डायग्राम, एथलीट है, रनिंग कर रहे हैं. अब उस गेम में कौन फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया, कौन थर्ड आया, ये सब कैसे पता चलेगा. जब हम टाइम से कंपेयर करेंगे, टाइम का मेज़रमेंट करेंगे और ये कंपेयर करके देखेंगे कि पहला प्लेयर, दूसरा प्लेयर, तीसरा प्लेयर कौन कितने सेकंड में इस लाइन को क्रॉस कर रहा, फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर रहा, तो फिर देख लेंगे हम कंपेयर करके कि सबसे कम टाइम किसका लगा, और जिसका टाइम सबसे कम लगेगा वही विनर हो जाएगा, मतलब जो फिनिशिंग लाइन तक सबसे पहले पहुंचा. तो यहाँ पे टाइम का मेज़रमेंट करने की इम्पोर्टेंस है. अगर हम टाइम का मेज़रमेंट नहीं करते तो हम पता नहीं लगा पाते कि कौन विनर है. बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल कितनी देर तक होगा, या क्रिकेट है. अब एक टीम पता चले कि अगर हम टाइम का मेज़रमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जब टाइम का मेज़रमेंट नहीं कर रहे हैं तो एक टीम खेले ही जा रही है. कब तक चल रहा है पता नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन. खैर टाइम का मेजरमेंट हम कर ही नहीं रहे तो फिर डे का कोई सेंस ही नहीं है. तब पता चले कि दूसरी टीम का तो नंबर ही नहीं आया, पहली टीम खेले ही जा रही है. लेकिन अगर टाइम का मेज़रमेंट होता
कि फर्स्ट टीम जो है इसको 2 घंटे मिलेंगे या 4 घंटे मिलेंगे या 10 घंटे मिलेंगे या 2 दिन मिलेंगे या 4 दिन मिलेंगे, तो वो उतने टाइम तक के लिए खेलता रहेगा, फिर दूसरी टीम का नंबर आ जाएगा। लॉन्ग जंप है, अब लॉन्ग जंप में कौन सा प्लेयर विनर हुआ ये कैसे पता चलेगा? जब हम मेज़रमेंट करेंगे हम देखेंगे सबसे दूर तक किसने जंप किया, किस प्लेयर ने जंप किया। तो लेंथ का मेज़रमेंट किया ना हमने वहाँ पे। तो ये मेज़रमेंट की इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि केवल साइंस में ही, लाइफ के हर एक स्टेप पे इसके इन्वॉल्वमेंट है। अगले डायग्राम में देखो फ्यूल मीटर है। अगर मान लो आपको आगरा से दिल्ली जाना है तो कितना फ्यूल लोगे? जब मेज़रमेंट नहीं करोगे तो हो सकता है आप कम फ्यूल ले लो, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल ले लो। बहुत ज़्यादा फ्यूल ले लोगे तो वेस्टेज ऑफ मनी होगा। अब बहुत कम ले लोगे फिर रास्ते में ही फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, कार वहीं पर रुक जाएगी। लेकिन आप मेजर करके लोगे कि हमारी कार की स्पीड जो है, जो एवरेज है वो 10 किलोमीटर जो है पर लीटर का देती है, और आगरा से दिल्ली तक की जो डिस्टेंस है वो करीब 200 किलोमीटर है। तो पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट जो भी हमारी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जो फ्यूल है वो ख़रीद लेंगे। तो ये मेज़रमेंट की इम्पोर्टेंस है कि घर में किसी की तबीयत ख़राब है या किसी की आपकी ही तबीयत ख़राब हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मेडिसिन लिख देता है, 500 मिलीग्राम की ये गोली है, 500 mg की ये गोली है और इसे 2 टाइम खानी है। तो जो mg है, मिलीग्राम है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो आप मेडिसिन लेते हो उसकी क्वांटिटी को बताता है, उसकी मेजर्ड वैल्यू को बताता है। तो अगर ये मेज़रमेंट होता ही नहीं तो फिर क्या, एक गोली के बजाय 4 गोली खा लो आप, तबीयत और ख़राब हो जाएगी, एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। या उस गोली को हाफ करके खा लो तो पता चले कि जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रही। तो ये सब मेज़रमेंट की इम्पोर्टेंस है। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाता है और वेरियस टाइप का टेस्ट लिख देता है। अब किसी पैथोलॉजी लैब में जाते हो, उस टेस्ट को करवाते हो तो आपने देखा होगा उसमें जैसे ब्लड शुगर लेवल, हार्मोन लेवल, तो वहाँ पे हार्मोन लेवल या शुगर लेवल का क्वांटिफिकेशन किया जाता है, मेज़रमेंट किया जाता है। और फिर ये देखा जाता है कि आपके बॉडी में कोई हार्मोन या कोई केमिकल या ग्लूकोज या शुगर वो एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है या एवरेज वैल्यू से कम है। फिर इसके बेसिस पे डॉक्टर जो है आपको दवा लिख देता है। तो अगर मेज़रमेंट होता ही नहीं तो ये सब काम हो ही नहीं पाता। किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो हाई और लो बीपी तो तभी बता पाएंगे ना जब हम मेज़रमेंट करेंगे। तो अगर हम मेज़रमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो फिर कौन सी मेडिसिन हम कंज्यूम करें, क्योंकि दोनों टाइप की जो डिजीज़ होंगी उनके लिए बिल्कुल अलग टाइप की मेडिसिन है। पता चले कि आपको हाई बीपी है और मेडिसिन भी आपने वैसी ही खा ली जो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हो, ब्लड का फ्लो बढ़ाती हो सकता है आपको लो बीपी हो तो मेडिसिन भी ऐसे ही खा ली आपने जो ब्लड प्रेशर को लो करती है, तो फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यही अगर हम मेज़रमेंट किए रहेंगे कि अभी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है, एवरेज वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, कम है तो लो बीपी के लिए मेडिसिन डॉक्टर लिख देगा, और हाई है तो हाई बीपी के लिए मेडिसिन लिखेगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन जो है लेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो यही सब मेज़रमेंट की इम्पोर्टेंस है। मेज़रमेंट हमारे लाइफ के हर एक स्टेप पे इन्वॉल्व है। घर में भी आपने देखा होगा कि दाल चावल कुछ भी बनता है घर में खाने के लिए तो वो भी मेज़र करके ही बनाया जाता है। वो मेज़रमेंट हालांकि स्टैंडर्डाइज नहीं होता, कोई वहाँ पे किलोग्राम और ग्राम में मेजरमेंट करके नहीं बनाता, लेकिन फिर भी मोस्टली सबके घरों में देखा होगा कि
छोटा बाउल होता है और उस बाउल से मेज़र करके बनाया जाता है कि बाउल के 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स चावल होगा और 2 टाइम्स या 1 टाइम्स जो होगी वो दाल होगी, और इतना बनेगा तो हर कोई खा लेगा आराम से। लेकिन अगर ये मेज़रमेंट ना करे, भले ही ये मेज़रमेंट स्टैंडर्डाइज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये पता चल जाता है कि खाना कितना बनना चाहिए। तो अगर ये मेज़रमेंट नहीं करते तो हो सकता है घर में 10 फैमिली मेम्बर हैं तो 2 लोग खा पाते और बाकी 8 लोग ऐसे ही रह जाते। या ऐसा भी होता कि 20 लोगों का खाना बन जाता और फैमिली मेम्बर 10 हैं, फिर बाकी का पूरा का खाना बेकार हो जाता। तो यही मेज़रमेंट की ज़रूरत है हमें। लाइफ के हर एक स्टेप पे मेज़रमेंट ज़रूरी है और इसकी इन्वॉल्वमेंट है। नाउ वी विल डिस्कस some historical facts regarding measurement in India. The history of measurement system in India begins in early Indus Valley civilization, which is about 5000 BC. तो हमारे देश में, भारत में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से के आसपास लगभग 5000 BC में मेज़रमेंट जो है वो पूरी तरीके से डेवलप था। ऐसा नहीं कि केवल हमारे ही देश में, बाकी अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग टाइम पे मेज़रमेंट करने के अलग अलग मेथड जो है और अलग अलग यूनिट जो है डेवलप हुआ। ये बात हमें कैसे पता चलता है? जब हम आर्कियोलॉजी में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है जिसके अवशेष मिले हैं हमें, या कोई मेटेलिक बॉडी मिली हमें, उसके कंपोजिशन की स्टडी की, किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की स्टडी की जिसके अवशेष मिले हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मेजर करके बनाया हुआ, लेंथ, विड्थ ये सब सेम है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम मेज़रमेंट करके बनाएं। 2 रूम है, दोनों के साइज सेम है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों का मेज़रमेंट किया होगा और हमने साइज एक रखा होगा। अगर हम मेज़रमेंट नहीं करते तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 रूम का जो साइज है वो सेम हो जाए। मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि द किंग शुड एग्जामाइन द वेट एंड बैलेंस एवरी 6 months टू इंश्योर दैट ट्रू मेजरमेंट एंड मार्क देम विथ रॉयल स्टैम्प। तो मनुस्मृति के भी 8 चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो राजा है वो वे और बैलेंस को, मतलब जिससे हम मेज़रमेंट करते हैं, मास का मेज़रमेंट यूजुअली जो ट्रेडिंग में ज़्यादातर उसी का मेज़रमेंट किया जाता है, तो जो राजा है हर 6 महीने बाद उन मेज़रमेंट को चेक करेगा, जो मेज़रमेंट के मोड्स हैं उनको चेक करेगा और फिर उन पर स्टैंप लगा के उनको सही बताएगा। हमारे वेदों में, आयुर्वेद में, वहाँ पे भी मेज़रमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे भी मेज़रमेंट किया जाता है। जैसे आयुर्वेद में मेडिसिन्स के बारे में बताया हुआ है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होते हैं, तो उनका कंजम्पशन कैसे करना है, हमें कितने अमाउंट में करना है। तो जहाँ कहीं भी क्वांटिफिकेशन की बात आ गई, अमाउंट की बात आ गई, तो इसका मतलब वो मेज़रमेंट है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट करने के लिए वहाँ पे अलग अलग यूनिट दी हुई हैं। जैसे कि टाइम का मेज़रमेंट, घाटी यूज करते थे, 1 घाटी जो होता है वो 24 मिनट का होता है। ऋतु, 1 ऋतु जो है करीब 60 डेज़, मतलब 2 मंथ्स के आसपास होता है। मास का मेज़रमेंट करने के लिए परमाणु यूज करते थे, 1 परमाणु जो है 0.016 मिलीग्राम, या फिर रत्ती, 1 रत्ती इक्वल्स 125 मिलीग्राम, तोला, औंस, ये सब भी आयुर्वेद में मास का मेज़रमेंट करने के लिए यूज किए जाते थे। मुग़ल पीरियड में भी एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम जो है डेवलप हुआ। अकबर ने गज इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक 41 डिजिट मेजरिंग लेंथ थी।
किसी लैंड का साइज़ मेज़र करने के लिए बीघा इंट्रोड्यूस किया गया। जो 1 बीघा था वो 60 गज मल्टीप्लाइड बाई 60 गज का था। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग कंट्री में मेज़रमेंट की हिस्ट्री अलग अलग है, और जैसे जैसे वहाँ पे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता गया, लोगों को ट्रेडिंग करने की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे उनने मेज़रमेंट करना सीखा। 2 लोग हैं आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेज़रमेंट करके ही ये ट्रेडिंग करेंगे, अदरवाइज़ ट्रेडिंग वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी।